नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उन वीडियोज की प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? तो देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जो टुंड्रा बायोम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ पर जो है बहुत कम वनस्पति होती हैं। तो सबसे कम जैव विविधता वहीं पाई जाती है। तो जहाँ वनस्पति कम होंगी वहाँ पर और जो जीव जंतु है वो भी कम पाए जाएंगे। तो जब सबसे कम जैव भार वाला या जैव विविधता वाला जो बायोम है वो टुंड्रा बायोम होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालयी का मतलब है जो हिमालय पर पाई जाती है। तो देखिए 4 वनस्पति इसमें दी हुई हैं, 3 जो है वो हिमालय पर पाई जाती हैं, 1 नहीं पाई जाती है। जो नहीं पाई जाती है वो आपको बतानी है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जो महोगनी है वो हिमालय पर नहीं पाई जाती है। यह जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको कई बार बता चुका हूं, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच जो है विषुवत रेखा काटती है। विषुवत रेखा के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो ये पाई जाती है महोगनी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, हिमालय पर नहीं पाई जाती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? तो देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पहले इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय। पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अधिकांश भाग पेयजल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्राएं ग्रहण करता है क्योंकि इसमें निम्न तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए जो पेयजल में पाया जाता है वो रेडियम 226 व रेडॉन 222 पाए जाते हैं। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए पहला वाला ऑप्शन इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। इसमें जो है आपको बताना है कि दोनों कथन सही हैं या एक सही है या 2 सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला वाला जो कथन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में लगभग 40% सघन है। तो देखिए इसमें जो है जो 20% वाला है वो लगभग सही है। लगभग 23-24% जो है वन क्षेत्र है भारत में, लेकिन जो सघन वाला है वो 40% ये बदलता रहता है, ये सही नहीं है। तो पहला वाला जो इसमें कथन है वो सही नहीं होगा। दूसरे वाले कथन को देखते हैं। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों या वनों से ढकना है, ये सही है। तो इसमें सिर्फ जो है दूसरा वाला जो कथन है वो सही होगा, पहला वाला सही नहीं है। तो दूसरा वाला कथन सही बताया गया है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा चलती है। देखिए अगुलहास जो जलधारा है वो कहां पर चलती है, किस महासागर में चलती है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप सीधा सीधा इस तरह से याद कर लें। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगुलहास जो जलधारा है वो हिंद महासागर में चलती है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होते हैं। तो देखिए खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, आप जानते भी होंगे कि इसमें सबसे पहले आते हैं उत्पादक। उत्पादक में जो है पेड़ पौधे या घास फूस आती हैं। उसके बाद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और उसके बाद सर्वोच्च उपभोक्ता, और उसके बाद आते हैं अपघटक। अपघटक में जो है सूक्ष्म जीव आते हैं जो चीजों को सड़ा गलाते हैं, सड़ा गलाकर खत्म कर देते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं अपघटक। तो अंतिम श्रेणी पर जो है अपघटक होते हैं। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में होते हैं। इसमें जो है जैविक और अजैविक दोनों पदार्थ होते हैं। जैविक में कौन कौन से आते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अजैविक पदार्थ में मिट्टी, पानी, वायु, सब जो है अजैविक पदार्थ है। तंत्र में दोनों ही चीज आती हैं, जैविक और अजैविक। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई थी? तो देखिए 4 ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। जो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना है वो क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? अब देखिए चारों कथनों को आप पढ़ लीजिए। यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह सही है। दूसरा है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह सही नहीं है।
तीसरा है यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। और चौथा है यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर इसमें ACD जो है वो कथन सही है, और ACD जो दिए हैं वो तीसरे वाले ऑप्शन में दिए हैं, इसका मतलब इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए स्क्लेरोफाइट्स कहते हैं झाड़ी पौधों को, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो देखिए इसमें दिए हुए हैं कथक, मणिपुरी, ओडिसी या कथकली। तो उत्तर भारतीय जो नृत्य है वो कथक है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। देखिए मैं इसको कैसे याद करता हूं, कुचिपुड़ी का मतलब कच्ची पूड़ी, ठीक है, और इसी तरह से आधी पकी, आंध्र से आधी और प्रदेश से पकी, ठीक है। तो जो कच्ची पूड़ी है वो आधी पकी है, तो यानी आंध्र प्रदेश की है। मैं इस तरह से इसको याद कर लेता हूं, ये आपको मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो देखिए मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वो केरल से है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी के परिपोषी घटक नहीं है। देखिए परपोषी का मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें बोलते हैं परपोषी। जैसे गाय, हिरण या शेर ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। गाय घास खाती है, हिरण भी घास खाता है, और शेर जो है वो जानवरों को खाता है। लेकिन जो हरित जीवाणु है वो जो है परपोषी घटक नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 स्तनपायी। चलिए जो जानवर है दूध पिलाते हैं बच्चों को उन्हें कहते हैं स्तनपायी, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। वो जो है नाभिकीय विकिरण से के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है। अब देखिए उन्होंने भौतिक घटक पूछा है। भौतिक घटक का मतलब होता है जो अजैविक होता है घटक, ठीक है, जो निर्जीव होता है। तो देखिए जो ऑप्शंस में आप देखोगे प्रवाहित जल जो है वो एक भौतिक घटक है, यानी कि वो निर्जीव है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो देखिए जो स्टोन कैंसर है उसका कारण है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वर्षा के साथ नीचे आ जाता है, ठीक है, जो है पेड़ पौधों या जो पत्थर है उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, जो पत्थर को नुकसान पहुंचाता है उसे स्टोन कैंसर बोलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व तापमान में वृद्धि का परिणाम नहीं है। विश्व तापमान का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग से। विश्व तापमान का जो परिणाम नहीं है वो ऑप्शन 4 सही होगा। जो ज्वालामुखी उद्गार में वृद्धि है, ठीक है, इससे जो है जो ग्लोबल वार्मिंग से इसका कोई संबंध नहीं है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक खाद्य श्रृंखला समाप्त होती है। देखिए इस तरह का प्रश्न हम इसी वीडियो में पीछे देख चुके हैं। तो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में मैंने आपको बताया था कि शुरू में होते हैं उत्पादक, फिर उपभोक्ता और उसके बाद होते हैं अपघटक। तो अपघटक के साथ जो है समाप्त होती है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो देखिए इसमें 4 स्थान दिए हुए हैं, आपको बताना है कि यूनेस्को धरोहर स्थान कौन सा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक यूनेस्को धरोहर स्थान है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए ये है कहां पर? ये भरतपुर राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अब देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, आपको 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, पहला वाला ऑप्शन इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, मैं इसमें आपको सही वाला ऑप्शन बताऊंगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के संस्थापक थे, पहला वाला ऑप्शन इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब देखिए खाद्य जाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें पहले सबसे पहले उत्पादक होते हैं, उसके बाद उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। तो ये जो है एक दिशा में इसका प्रवाह होता है ऊर्जा का, तो एक दिशीय होता है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? अब देखिए पहले समझ लीजिए निश्चयवाद क्या होता है। निश्चयवाद का मतलब होता है कि कोई चीज पहले से ही निश्चित हो, उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते,
ठीक है, जो घटना है वो घटना घटित होकर रहेगी, ये होता है निश्चयवाद। तो इसके प्रतिवादक मतलब इसके विरोध करने वाले कौन थे आपको बताना है। तो ग्रिफिथ जो टेलर थे इसके प्रतिवादक थे, यानी कि इसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि मनुष्य जो है अपने परिश्रम से बहुत सारी चीजों को बदल सकता है। संभावनावाद में वो विश्वास रखते थे। कौन? ग्रिफिथ टेलर। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसमें जो है वो एक टाइगर रिजर्व नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? अब देखिए ऑप्शन बड़े हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। इसमें मैं आपको सही वाला ऑप्शन बताता हूं। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज है एजेंडा 21। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, पारिस्थितिकी संकट जो है उत्पन्न होने लगा है पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से। ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव भार में सम्मिलित है। अब देखिए उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या समस्त जीव। तो जैव भार में जो है सभी जो समस्त जीव हैं वो सम्मिलित होते हैं। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी की शाखा नहीं है। अब देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। पारिस्थितिकी जो शाखा नहीं है वो होता है आवास पारिस्थितिकी। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जल की बीओडी को बढ़ाता है? देखिए बीओडी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पहले कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें क्या होता है कि जल में जब कोई गंदगी मिल जाती है तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है उस गंदगी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है, जिससे जो है जल में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा गंदगी होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी सूक्ष्म जीवों को तोड़ने के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसे बोलते हैं बीओडी, यानी कि अगर गंदगी ज्यादा होगी तो बीओडी भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए इन सब में जो है जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जल की बीओडी बढ़ाती है शर्करा मिलके अपशिष्ट। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, जो कि दूसरे नंबर पर लिख गया है गलती से। तो शर्करा मिलके जो अपशिष्ट वाला ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यद्यपि भारत की जनसंख्या विस्मयकारक गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि? अब देखिए इसमें आप चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, मैं इसमें आपको सही वाला ऑप्शन बताऊंगा। अब देखिए चारों कथन पर हम विचार कर लेते हैं। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी शिकारी बना घूम रहा है, तो ये वाला तो इसमें सही नहीं होगा कथन। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये भी नहीं सही है। और जो तीसरा है, पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, ये सही है। कीटनाशक, उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये भी सही है। तो इसमें सी और डी जो ऑप्शन है, वो जो कथन है वो सही होंगे। तो सी और डी जो कथन दिए हुए हैं पहले वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो पहला वाला जो ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? अब देखिए सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जैव सुरक्षा यानी कि बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही करेंगे। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।